नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के प्रमुख वाई शर्मिला ने आज मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में लोगों की दुर्दशा जानने के लिए उनके साथ सिर्फ 3 किलोमीटर चलने की चुनौती दी। अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करने से पहले उन्होंने केसीआर को चुनौती दी। हैदराबाद में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना के लोगों से किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। पिछले 9 सालों से प्रदेश का कोई तबका ऐसा नहीं है जो इसे निरंकुश और निकम्मे शासन से परेशान न हो। किसानों की दुर्दशा से लेकर युवाओं की परेशानी, महिलाओं के मुद्दों से लेकर शिक्षा तक केसीआर अपने किए गए हर वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। बीआरएस ने आज अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों को सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। लोकसभा के महासचिव नामा नागेश्वर को अपने नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट उन खतरों को उजागर करती है जिनसे नागरिकों को गुजरना पड़ता है। बीआरएस सांसद ने कहा है कि मैं अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। रिपोर्ट उन खबरों को उजागर करती है जिनके लिए भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था अधीन है और उन व्यवसाय को स्थगित करते हुए तत्काल चर्चा के योग्य है। मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा 5 फरवरी को आयोजित की जाने वाली रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है। इस अर्जी में हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए रैली को रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जस्टिस केम जोसेफ की बेंच से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि अर्जी की कॉपी सरकार को दी जाए। हम कल सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे, लेकिन ये सीजीआई की मंजूरी के अधीन होगा। वहीं अर्जी में भाजपा विधायक टी राजा सिंह द्वारा 29 जनवरी 2023 को आयोजित रैली में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने खुलेआम मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस तरह की रैलियों और आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश थे। तेलंगाना के आईटी और एमएयूडी मंत्री केटी रामाराव ने एनएचआरडी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में राजनेता आगामी चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उन्हें आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में 25 अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां केटीआर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 को संबोधित करते हुए अपना भाषण शुरू किया। केटीआर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को 25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट को सभी राज्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद में बीआरएस की छात्र शाखा ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बुधवार को बीआरएस के छात्र संगठन के कार्यकर्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। बाद में पुलिस ने स्क्रीनिंग कर रहे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बीबीसी ने हाल ही में 2002 के दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद से विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने की कोशिश कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आए जोगी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ तेलंगाना के विकास, राष्ट्रीय राजनीति और छत्तीसगढ़ सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान जोगी ने बीआरएस के राष्ट्रीय एजेंडे के बारे में केसीआर से पूछा, जिसके बारे में राव ने विस्तार से बताया। जोगी ने महसूस किया कि राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों की सख्त जरूरत है और उन्होंने इस दिशा में बीआरएस पार्टी के प्रयासों का स्वागत किया। तेलंगाना में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,507 हो गई। तो वहीं हैदराबाद में 2 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। राज्य में अब तक कुल 8,37,373 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 23 है।
एक प्रोग्राम में आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि भारत में गौमांस खाने वालों की भी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। सर कार्यवाहक ने कहा है कि भारत में रहने वाली 600 से ज्यादा जनजातियां कहती थीं कि हम अलग हैं, हिंदू नहीं है। भारत विरोधी ताकतों ने उनको उकसाया था। इस पर गोलवालकर जी ने कहा था कि किसी के लिए भी हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं, क्योंकि हम सब वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए सर कार्यवाहक ने आगे कहा है कि संघ को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। केवल दिमाग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिल और दिमाग बनाना ही संघ का काम है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि आज संघ का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय जीवन में है। केरल के पत्रकार सिद्दीकप्पन को जमानत के लिए अदालत में बंद पत्र पेश करने के एक दिन बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ की विशेष पीएमएलए अदालत में बुधवार को 1-1 लाख रुपए के 2 बंद पत्र दाखिल किए गए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद कप्पन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैं 28 महीने के बाद जेल से बाहर आया हूँ। मैं काफी संघर्ष के बाद बाहर आया हूँ। मैं खुश हूँ। मीडिया का बहुत समर्थन मिला। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो हाथरस क्यों गए थे, तो कप्पन ने कहा है कि मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया था। अपने साथ वालों के बारे में कप्पन ने कहा है कि वो छात्र थे। बरामदगी पर कप्पन ने कहा है कि कुछ नहीं मिला, मेरे पास केवल एक लैपटॉप और मोबाइल फोन था। उल्लेखनीय है कि सिद्दीकप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो हाथरस कथित सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति की 20 वर्षीय लड़की की मौत की रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। केरल सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। केरल में सशस्त्र संघर्ष छोड़कर आम जीवन में वापस लौटने पर एक माओवादी को राज्य सरकार ने पुनर्वास पैकेज के तहत जल्द ही घर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिबंधित संगठन के पूर्व नेता लिजेश उर्फ रामू के लिए घर बनाने का निर्णय किया गया। रामू ने कुछ समय पहले अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। सीएम कार्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एर्नाकुलम के कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख से कहा गया है कि दोनों अधिकारी इस कार्य के लिए जिले में संयुक्त रूप से एक अच्छी जमीन की तलाश करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।